क्लास 9th चैप्टर 2 सब पार्ट पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसका मतलब होता है संवैधानिक प्रारूप। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी जिन कंट्रीज़ में होती है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस होते हैं उन पर फ्रेमवर्क कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सिटीजन्स के राइट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो रूलर्स होते हैं वो क्यों जनता यानी सिटीजन्स के मन के काम करते हैं, क्यों वो अपने मन की नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपको बताने की इसमें कोशिश की गई है इस चैप्टर में। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब कि साउथ अफ्रीका जो है, आप लोग साउथ अफ्रीका के बारे में जानते ही होंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसका जो साउथर्न पार्ट है उसकी बात हो रही है। तो साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। एक लीडर हुए वहाँ पे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो हैं वो एक अश्वेत थे, यानी कि एक ब्लैक रेस के एक लीडर थे, ब्लैक रेस के एक व्यक्ति थे। और साउथ अफ्रीका से पॉलिटिकल पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उससे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीते, वहाँ के प्रेसिडेंट बने। लेकिन बनने के बाद उन्होंने अपने देश में एक नव संविधान जो था उसको लागू कराया और उन्होंने अपने देशवासियों को पास्ट में जो भी उनके साथ अत्याचार हुए थे, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुए थे, उन्हें भूल जाने की बात लोगों को सिखाई। और उन्होंने कहा कि उन सब बातों से अपने आप को बाहर निकालना है और कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें रूल्स के साथ चलना है। और ये तो आप लोग जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ए सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं आप लोगों को कि जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है साउथ अफ्रीका, वो क्या है कि नॉर्दर्न अफ्रीका जो है उस पर वाइट रेसेस का, और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर मोस्टली ब्लैक रेसेस के लोग रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और अगर हम उसकी एक्सप्लोर होने की बात कहें कि उसकी खोज कब हुई थी, तो उसकी जो खोज हुई थी वो सबसे बाद में हुई और दूसरे कॉन्टिनेंट्स जो थे उन्हें खोजा जा चुका था, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नहीं। इसीलिए इतिहास में उसे डार्क एज के नाम से, यानी डार्क एज के नाम से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। मतलब ये कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब कुछ, सबके बारे में सबको पता था, लेकिन अफ्रीका कोई भी जाता नहीं था, या अफ्रीका जो था वहाँ लोग अभी तक गए नहीं थे, बहुत बाद की बात है। कुछ यूरोपियंस ने जब सभी समुद्री मार्ग दुनिया के खोज लिए, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट था, साउथर्न ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पर एक प्लेस था जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से उसका नाम रखा गया, क्योंकि, और उसे हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप। तो जो खोजकर्ता थे वो सबसे पहले वहाँ गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ के वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको देखा और वो बहुत खुश हुए इस बात से। जो खोज यात्री थे उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ अपना रुख करना शुरू किया। अब क्या था कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने कभी भी
काम तो किया नहीं था, केवल एक्सप्लोर किया था देशों को। उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, फिजिकली लेबर नहीं करते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उस नॉर्दर्न पार्ट में उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो उनको देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे भी हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर क्या करेंगे कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके यूरोप भेज देंगे, इस तरह की बात। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पर जो यूरोपियंस आते थे वो सभी ब्लैक रेसेस के थे। तो उन्होंने यूरोपियन जो आते थे वो वाइट रेसेस के थे, और इन जो ब्लैक रेसेस वाले थे, जो ये अफ्रीकन्स, इनके ऊपर तरह तरह से इन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इनको हैरेस किया, इनको तरह तरह से इनको सप्रेस किया, बहुत इनको सताया, इनके ऊपर अत्याचार किए, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि जो यूरोपियंस हैं वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो ब्लैक रेसेस हैं वो स्लैब्स हैं, यानी कि गुलाम हैं और गुलामी करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से जो नेल्सन मंडेला थे वो एक अश्वेत या ब्लैक रेस के व्यक्ति थे, और इन्होंने अपार्थेड नाम की जो परंपरा थी उसे समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, ये उनके एक लेक्चर का पार्ट है, सॉरी स्पीच का एक पार्ट है। और ये स्पीच जो है उन्होंने अपने देश में अपने देशवासियों को दी थी। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये उनकी स्पीच का एक पार्ट था जो उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था कि मैं जो हूँ वो वाइट लोगों के डोमिनेशन से लड़ूंगा, और मैं आजीवन उनसे लड़ता रहूँगा, और अपने समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करूँगा, ताकि लोग जो हैं वो सामंजस्य के साथ, समान अवसरों के साथ अपने आप को स्थापित कर पाएँ। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मेरा आदर्श विचार है वो बहुत अधिक हमें फ़ायदा करेगा, और इसके लिए चाहे मुझे यानी मृत्यु पर्यंत काम करना पड़े, ये बात थी। तो फिर उसके बाद है कि दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग, कौन थे ये व्यक्ति जो ये स्पीच दे रहे थे, इनका नाम था नेल्सन मंडेला, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। इन्हें अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका की जो वाइट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो श्वेत लोग थे जो वहाँ के शासक, उन्होंने इन्हें बहुत परेशान किया था, तंग किया था, और इसके बाद तंग किया था। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थेड रिजाइम इन हिज कंट्री। और इसके बाद नेल्सन मंडेला और उनके 7 साथियों को आजीवन कारावास का दंड मिला 1964 में। और क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने अपार्थेड को अपोज किया था, इसलिए अपने ही देश में। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड, यानी कि इन्होंने अपने जीवन के बहुत ही चिंतन का समय था, जो 28 ईयर्स उसे एक कैद में बिताया था, और ये इन्हें कैदी बनाकर रॉबिन आइलैंड नाम के स्थान पर रखा गया था। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, यानी अपार्थेड के अगेंस्ट उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। अपार्थेड वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थेड का मतलब होता है जातीय भेदभाव या प्रजातीय भेदभाव, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, यानी इस प्रकार का जो व्यवहार था श्वेतों के प्रति, इस प्रकार का एक अनोखा उदाहरण जो था वो साउथ अफ्रीका में मिलता है, अपार्थेड का जो था।
द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, यानी जो वाइट यूरोपियंस थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन थे, तो वाइट यूरोपियंस जो थे उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया था साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरीज, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स, और जो यूरोप से आने वाली जो व्यापारिक कंपनियां थी उन्होंने इस पूरे भूभाग को ऑक्यूपाई किया था विद आर्म्स एंड फोर्स, यानी कि अपनी ताकत से और शस्त्रों की मदद से। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, इसी प्रकार से उन्होंने भारत को भी ऑक्यूपाई किया। बट अनलाइक इंडिया, ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और क्या हुआ कि लेकिन भारत में नहीं, भारत की बात तो बाद में आती है, वहाँ पे क्या हुआ कि ए लार्जर नंबर ऑफ वाइट्स, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्वेत लोग थे वे साउथ अफ्रीका में सेटल हुए, वहीं रहने लगे एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ स्थानीय रूप से लोगों के ऊपर शासन करने लगे। द सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइडेड, यानी जो अपार्थेड का जो सिस्टम था उसका मतलब था कि डिवाइडेड द पीपुल, लोगों को बांटना, एंड लेबल्ड दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों को उनकी त्वचा वर्ण के आधार पर, यानी उनके जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो कलर था चेहरे का या उनके शरीर का जो रंग था काला और गोरा, उसके आधार पर बांटना शुरू किया। द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी नेटिव पीपुल मीन्स क्या होता है, अफ्रीका के जो मूल निवासी थे। अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो कैसे थे, वो तो अश्वेत थे, ब्लैक रेसेस के थे। अब वो ब्लैक रेसेस की क्यों होते हैं, ब्लैक रेसेस के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथर्न पार्ट जो है, इक्वेटर बिल्कुल उसके बीच से जा रहा है। इक्वेटर जहाँ से जा रहा है वो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वो क्लाइमेटिक जोन है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु वाले देश पाए जाते हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर वर्ष भर बहुत हाई रहता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ इतनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं इतनी हार्श हैं कि जिनके कारण यहाँ सरवाइव करना मुश्किल होता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो इतना डार्क हो जाता है। तो और जो इनके फीचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल यूनिक होते हैं। इनके नॉस्टल्स चौड़े होते हैं, उनका जो माउथ होता है उसका शेप काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती हैं, लेकिन ये घृणा का पात्र नहीं होते, ऐसा उस समय हुआ था। दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, यानी यहाँ वहाँ की जो 3/4 जनसंख्या थी वे सभी ब्लैक्स यानी कि अश्वेत थे। बिसाइड्स दीज 2 ग्रुप्स, बजाय इसके कि 2 समूह होते, वहाँ पर जो स्किन कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे, डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन वाले, उनको अलग कर दिया गया था। किसके द्वारा, श्वेत लोगों के द्वारा। देयर वर पीपुल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड, यानी जहाँ पर मिक्स रेसेस का मतलब काले गोरे और इस तरह के लोग रहते थे, जहाँ पर कुछ इंडियंस भी थे, उन्हें कलर्ड नाम से कहा जाता था। और ये कलर्ड कौन कहलाते थे, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन नीग्रोस से, यानी अफ्रीकन से, अफ्रीकन लोगों को नीग्रो भी कहा जाता है, तो उनसे हल्का था, यानी हमारे जैसा गेहुआ रंग था, तो उन लोगों को कलर्ड के नाम से बोला जाता था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स, यानी कि जो श्वेत वर्ण के लोग थे जिनका वहाँ शासन था, वो अश्वेत लोगों के साथ इन्फीरियरिटी उनको फील कराते थे, यानी उनके अंदर हीन भावना आ जाए इस तरह का व्यवहार करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, नॉन वाइट्स का मतलब जो अश्वेत लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। द अपार्थेड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव, यानी ये जो सिस्टम था ये विशेषकर ऑप्रेसिव मीन्स सताने वाला था, फॉर द ब्लैक्स, काले लोगों को। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, यानी कि वे गलती से भी जो श्वेत लोगों के एरियाज होते थे वहाँ रह नहीं सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज, वे वहाँ काम नहीं कर सकते थे जहाँ श्वेत प्रजाति के लोग रहते थे, ओनली इफ दे हैड
ए परमिट, अगर उनके पास परमिशन होती थी तो ही वो वहाँ रह सकते थे और काम कर सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks। यानी कि ये सभी जो पब्लिक एम्यूनिटीज़ थी, ये पब्लिक एम्यूनिटीज़ का मतलब जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, ये सभी जो थी ये काले और गोरे लोगों के लिए वहाँ पर अलग अलग थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेगेशन, यानी कि ये वहाँ पर एक सेग्रेगेशन मीन्स होता पृथककरण, यानी दो प्रजातियों को अलग करना, गोरे और कालों के बीच इस तरह की एक व्यवस्था थी। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, यानी यहाँ तक कि वे चर्च भी नहीं जा सकते थे। वेयर द वाइट वर्शिप्ड, यानी जहाँ पर श्वेत लोग पूजा करते थे, जिन चर्चों में प्रे किया करते थे, वहाँ भी नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, यानी श्वेत लोग जो थे, काले लोग जो थे, उन्हें कोई भी संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, और यहाँ तक कि उन्हें इस जो डरावना व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था उसके विरुद्ध प्रतिरोध करने की भी अनुमति नहीं थी। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system। यानी 1950 से ब्लैक्स ने और कलर्ड एंड इंडियंस ने लड़ना शुरू किया था अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट, मीन्स विरोध। यानी कि अब जो ब्लैक रेसेस के लोग थे, यानी इंडिया के, अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों से इसके विरुद्ध बात करना शुरू कर दिया था। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। अब वे प्रोटेस्ट मार्चेस मीन्स विरोध करने के लिए मार्च करने लगे थे, एंड स्ट्राइक्स मीन्स हड़तालें भी करने लगे थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो एक ऐसा संगठन थी जो कि इस प्रकार के प्रोटेस्टर्स के लिए एक अम्ब्रेला मीन्स उनको एक बैनर देती थी अपने साथ आने का। दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन, यानी कि वो उन्हें एक सपोर्ट देती थी कि वे ऐसी जो नीतियां हैं जिससे कि लोगों में पृथककरण की भावना आती है या उनके अंदर अलगाव की भावना को जगाते हैं, उसके विरुद्ध स्ट्रगल करें। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन, यानी इसमें वर्कर्स यूनियन भी सम्मिलित थे, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, तथा कम्युनिस्ट विचारों के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे, यानी इनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ थे और वो उसी के बैनर तले अपने इस विरोध आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स, यानी बहुत सारे जो वाइट यानी कि श्वेत लोग थे, वो बहुत ही संवेदनशील विचारों के थे। उनको लगता था कि अश्वेत लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो गलत है। तो सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड द ANC। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील विचार रखते थे, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया गोरे होने के बावजूद भी, टू अपोज अपार्थेड। और वो अपार्थेड नाम की जो व्यवस्था थी उसको अपोज करते थे। एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और उन्होंने क्या किया कि लीडिंग रोल यहाँ पर प्ले किया इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थेड। डिनाउंस्ड मीन्स होता है निंदा करना। अपार्थेड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। उन्होंने बहुत से देशों ने क्या किया था कि इस अपार्थेड नाम की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण कहते हुए उसकी निंदा की थी। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड। लेकिन जो श्वेत जाति की जो सरकार थी उसने अपने शासन को जारी रखा। टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग। यानी उन्होंने क्या किया कि अपना जो उनका रवैया था जिससे वो लोगों को टॉर्चर करते थे, उन्हें डिटेन करते थे, उन्हें उनकी हत्या करवा देते थे, एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। यानी हजारों की संख्या में जो लोग थे वो इसी प्रकार के टॉर्चर को कंटिन्यू कर रहे थे। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो इस संघर्ष के बाद कैसे नए संविधान की तरफ आगे बढ़े।
एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थेड हैड इंक्रीज्ड। यानी अपार्थेड नाम की जो व्यवस्था थी, कैसे उसमें स्ट्रगल्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे और कैसे प्रोटेस्ट उसके विरुद्ध बढ़ता जा रहा था। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। यानी कि अब श्वेत जाति की जो सरकार थी वहाँ पर उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि अपने इस रिप्रेशन वाले रवैये को, यानी इस दबाने, कुचलने और सताने वाला जो हमारा रवैया है, उसे ब्लैक्स लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़। अब उन्होंने कहा कि हमें अश्वेतों के प्रति जो नीतियां हमने जारी की हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। उन्होंने क्या किया कि अब जो भेदभाव करने वाले जो कानून थे उन्हें रिपील्ड किया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, और इस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन पर भी बैन लगाया। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। और उन्होंने क्या किया कि जो मीडिया था, जो कि कवरेज देता था, प्लेटफॉर्म देता था ब्लैक लोगों को, उनके मीडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंध लगा दिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगा दिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उन्हें रिपील किया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कौन थे ये व्यक्ति? नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 28 वर्ष तक जेल में कैदी के रूप में बिताए। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। कि अब उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया गया था, वो मुक्त थे। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। और ये बात थी 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि की, जब उन्हें आज़ाद घोषित कर दिया गया। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्म्ड। यानी कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कहलाया उनका देश। उनका जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे फहराया गया। मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब साउथ अफ्रीका जो था एक नव जन्म प्राप्त एक डेमोक्रेटिक कंट्री था दुनिया के सामने। द अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। और इस प्रकार से जो एक विध्वंसकारी सरकार थी यहाँ की, जिसने कि अपार्थेड नाम की जो व्यवस्था को लागू किया था, वो व्यवस्था खत्म हो गई। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी इस तरह का एक सिस्टम लेकर आए जिसमें कि बहुप्रजातीय सरकार जो थी, एक मिलीजुली सरकार जो थी लोगों की, उसकी तैयारी की। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला। कि आइए अब हम देखते हैं कि उन्होंने ये सब किस प्रकार किया। द फर्स्ट, लेट अस हियर मंडेला। कि अब हम नेल्सन मंडेला जो थे उनको सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका। वे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे न्यू साउथ अफ्रीका के ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। और उन्होंने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत त्याग किए थे। तो उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थेड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे ऐतिहासिक शत्रु हैं, जिन्होंने हम पर सफलता प्राप्त की थी, हमने उनके साथ शांति वार्ता करके उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और अपार्थेड जो है उसे समाप्त करते हुए एक एग्जैक्ट सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का, उसे हम लेकर आए हैं। बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि हम अपने आप को, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम ऐसी क्षमताओं को विकसित करें कि जिससे कि हम अपनी अच्छाई से उनके ऊपर उनके विचारों पर विजय प्राप्त कर पाएँ। और उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, नेवर गिव अप, कि वो मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और इस प्रकार से जो अतीत में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ
उससे उसे गिव अप कर देंगे ऑन द बिलीफ इन गुडनेस और अच्छाई पर विश्वास करते हुए दैट दे चेरिश। और इसके अलावा वो क्या करेंगे कि बहुत ही स्नेहपूर्वक और विश्वास के साथ एज ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और अपने लोकतंत्र में जो भी चीज़ें उनके साथ हुई उसे एक कॉर्नर में रखते हुए एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के नाते उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, यानी इसके बाद, उनके इस भाषण के बाद, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो साउथ अफ्रीका था वो एक लोकतांत्रिक, नव लोकतांत्रिक देश बना, एक प्रभाव में आया। ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स, यानी जो अश्वेत नेता थे उन्होंने अपने अश्वेत साथियों से अपील की कि टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज़। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जो हैं वो वाइट लोगों के द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उन्हें भुला दीजिए। दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, यानी कि हमने उन्हें स्वीकार करा दिया है ये बात कि उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। और वाइल इन पावर दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, कि आइए अब हमें क्या करना है कि शक्ति यानी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें करना क्या है कि साउथ अफ्रीका को एक नए देश के रूप में स्थापित करना है, एक नएपन से स्थापित करना है, बेस्ड ऑन इक्वलिटी फॉर ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। चाहे वो अफ्रीका के पुरुष हों या महिलाएं हों, सभी प्रजाति के लोग हों, सभी के को इक्वलिटी प्रोवाइड कराई जाए और उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सोशल जस्टिस, जिसमें कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखें, सामाजिक न्याय एंड ह्यूमन राइट्स तथा मानव अधिकार की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो हमारी पार्टी है वो शासन करेगी थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड टू फ्रीडम, कि अब जो हमें पहले सताया जाता था, क्रूरता से जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था, वो सभी चीज़ें जो हैं वो पीछे छूट गई हैं और हम साथ मिलकर एक संघर्ष करेंगे आज़ादी के लिए टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सभी के लिए एक समान संविधान लेकर आएंगे। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, यानी कि 2 वर्ष इन्हीं विषयों पर डिस्कशन हुआ एंड डिबेट वाद विवाद हुआ, पक्ष में विपक्ष में चर्चा हुई। दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। और इसके बाद 2 साल की बहस के बाद, डिस्कशंस के बाद ये एक नतीजा निकला कि वे एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए दुनिया के सामने। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, यानी उन्होंने अपने संविधान में अपने नागरिकों के लिए ऐसे एक्सटेंसिव राइट्स उपलब्ध कराए जो किसी और देश के लिए यानी एक उपलब्ध थे, जो और देशों में भी इस तरह के एक्सटेंसिव राइट्स वो लेकर आए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और उन्होंने कहा कि हमने निश्चय किया है कि हम साथ मिलकर अपनी सभी समस्याओं को खोज निकालेंगे और उनके हल भी ढूंढेंगे। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी हमारे समाज से वंचित नहीं रखा जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमन, और किसी के साथ भी डेमन जैसा उपचार नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सभी सहमत हैं कि हम सभी अपनी समस्याओं के समाधान खोजने के हिस्से बनेंगे, यानी समाधानों को निकालने के हिस्से बनेंगे। दे वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, यानी कि हम क्या करेंगे कि अब हमें अपना जो अतीत था उसे भुलाकर आगे आना है। द प्रीम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, और इसी प्रकार की जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना आप लोग जानते हो
जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, यानी शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तो प्रस्तावना कैसे कहते हैं वैसे तो, कि अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने दुनिया भर के देशों को इंस्पायर किया था डेमोक्रेसी हासिल करने के लिए। ए स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर 1994 से पहले जिस तरह की शासन व्यवस्था थी, एक डिस्क्रिमिनेशन था, उसकी दुनिया भर ने निंदा की, और निंदा करने के बाद अधिकांश देशों ने एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। और फिर क्या किया कि व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर, और उनको प्रेरित किया कि कैसे हम साउथ अफ्रीका में परिवर्तन की एक धारा लेकर आएंगे और कैसे डिटर्मिनेशन के साथ मिलकर काम करेंगे साउथ अफ्रीका को बदलने के लिए। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन, और उन्होंने अपने देश को एक इंद्रधनुष के रूप में सजाने की, संवारने की बात की, और अपने कटु अनुभवों को भूल जाने के लिए उनको प्रेरित किया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, और अपने संविधान पर साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे मंडेला, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक स्पीच में कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that, it is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, blacks and white, women and men.